हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि भाई हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की फिजिक्स में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ना कहूँ, मैं ये कहूँ कि पूरा मैंने चैप्टर ही आप लोगों को कवर करके दे दिया है, जिसके सारे वीडियोज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पहला चैप्टर भी पूरा कवर, दूसरा भी आज पूरा कवर हो जाएगा न्यूमेरिकल के साथ। तो चलिए फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। आज मैं ऐसे कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा जिनको देख के आपकी आंखें खुलने वाली हैं, और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिलते हैं देखने को 1 से 2 नंबर में। उसके बाद कुछ बड़े न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो मतलब आज के जितने न्यूमेरिकल हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी टाइप के हैं, तो आज के जो भी न्यूमेरिकल हैं उनको बहुत केयरफुली समझना। ये आपको यहाँ दिख रहा है न्यूमेरिकल, थोड़ा ईजी है, मैंने स्टार्ट किया है ईजी के साथ। इसके बाद कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो आपकी आंखों को खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे चेकआउट करना एक बार और देख लेना। ये क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़िएगा नीचे एक बार। लिखा क्या है? लिखा है बच्चों की 4 समान संधारित्र, है ना, 4 समान धारिताओं के जो संधारित्र हैं उनका संयोजन यहाँ पे दिखाया गया है कि मान लीजिए ये और ये 4 हमारे संधारित्र हैं। मैं मान लेता हूँ कि इनकी सबकी धारिता कितनी है? C, क्योंकि ऐसा इन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो इसकी भी धारिता C है, इसकी भी धारिता C है, और इसकी भी धारिता और इसकी भी धारिता C है, जिसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि यदि P और Q बिंदुओं के बीच संयोजन की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, इसका मतलब इसका जो तुल्य धारिता निकलेगा वो कितना है? 1 माइक्रोफैरड। लिख लेते हैं। फिर उसके बाद बोला गया है कि भाई बताइए कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है। तो प्रत्येक की निकालनी है ना, एक का निकालो सबका निकल आएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोगों को कि इसमें दिया क्या है। बच्चों, हम लोगों को यहां पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि तुल्य धारिता क्या है। देखकर आसान लग रहा होगा पर है नहीं। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि भाई तुल्य धारिता, है ना, तुल्य धारिता कितना दिया गया है? 1 माइक्रोफैरड। एक बात बताऊं, धारिता दिया है, धारिता ही निकालना है, तो माइक्रो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई ना? इस माइक्रो से कोई मतलब नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्रिएट करके देगा, क्योंकि भाई धारिता है, धारिता ही निकालना है। तो हमें अब इसको हल करना है। तो हल में लिख लेंगे कि माना सभी संधारित्रों की धारिता, सभी संधारित्रों की धारिता कितना मान लिया बच्चों हमने कि C है। समझ गए? मतलब जो सभी संधारित हैं उनकी धारिताएं क्रमशः C है। ठीक है, क्लियर हो गई? सभी संधारित्रों की धारिता C है। अब बच्चों देखो, हम जानते हैं कि ये जो अगर P को ध्यान से देखें, ठीक, तो पहली देखो ऐसे ही निकालोगे। अब वो देखकर बताने वाला सिस्टम ना रखना, नहीं तो फिर बहुत परेशान हो जाओगे। पहले संधारित्र का पहला जो प्लेट है वो एक सिरे से जुड़ा है, पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट जो जुड़ा हुआ है दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, फिर दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से, चौथा जुड़ा हुआ है एक सिरे से। इसका मतलब साफ साफ है कि ये जो संधारित्र हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अभी ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे फिर आप सॉल्व हो जाओगे उसमें। फिर बच्चों सभी संधारित्रों की धारिता ये, तो हमने मान लिया कि 1/CS, और ये हमने मान लिया कि भाई ये हमारी C डैश है या CS, जो भी आपको मानना है आप मान सकते हो। अभी मुझे पता चल गया कि श्रेणी क्रम है तो हम इसको CS मान लेंगे। ठीक है, और हमें CS का वैल्यू दे रखा है। तो बच्चों 1/C, फिर उसके बाद 1/C, फिर से 1/C, और फिर से डियर 1/C हो गया। इन सबको जोड़ेंगे। अब छोटे बच्चे तो हो नहीं आप लोग, है ना तो कोई छोटी बच्ची है, तो डियर ये 4 कितना हो जाएगा? C हो जाएगा, और ये 1/CS का वैल्यू कितना है? 1। तो डियर यहां से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और किस में आएगी? ये माइक्रोफैरड होगा। तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन आपने यहां देखा कि बहुत आसान था, आपने कर लिया। ठीक, समझ में आ गया? इतना बहुत सिंपल सा था, 4 माइक्रोफैरड। तो हम लोग लिख देंगे अतः सभी संधारित्रों के मान क्रमशः सभी संधारित्रों के मान 4 माइक्रोफैरड है। इतना हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे गया होगा। ठीक, अभी दूसरे क्वेश्चन को देखना और एक बार पढ़ना क्या लिखा है। देख के तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे जहां तक मुझे लगता है। अब इसको देखो जरा एक बार, ये दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। चलो, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था आप लोगों को, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जरा पढ़ना एक बार क्या लिखा है क्वेश्चन में। लिखा है कि संलग्न चित्र में जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें निम्न धारिताओं के मान इस प्रकार है, और C1, C2, C3, C4
इन सबका जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 4 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं तथा C5 बराबर 5 माइक्रोफैरेड है, देख लिया आप लोगों ने यहाँ पे 5 माइक्रोफैरेड है। फिर कह रहे हैं P व Q, जो बिंदु P है और Q है, इसके बीच में तुल्य धारिता की गणना कीजिए। मैं कसम से बताऊं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाएगा जब आप इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ लोगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर 3, तब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आप व्हीट स्टोन पढ़ लोगे तब। अब आप सोचोगे ये व्हीट स्टोन क्या है, कहां से आ गया बच्चों, ये एक और पत्थर मिल गया मुझे इस मील में, अब अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था, अभी व्हीट स्टोन आ गया। बच्चों देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूँ। स्टार्ट किया था एक सस्ते से क्वेश्चन के साथ और ये हमारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया। अब इस चित्र को जरा ध्यान से देखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि भाई C1 क्या है, C2 क्या है, C3 क्या है, C4 क्या है और कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़े। अगर इन दोनों को श्रेणी में जोड़ रहे हैं तो गलत हो रहा है, इन दोनों को श्रेणी में जोड़ रहे हैं तो बीच में ये अटका हुआ चारों वाला, ये होगा कैसे। तो बच्चों देखो सारी वैल्यू लिख लिया है, इसके आगे क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी है कि यदि इस संयोजन को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश के मान को परिकलित कीजिए। किनारे करो उसको, कोई मतलब नहीं, पहले ये समस्या हल करो। बच्चों इसको जरा ध्यान से देखना, ये है और ये है, मतलब C1 C2 C3 C4, ध्यान से समझना। ये जो मेरा C1 है इसकी प्लेटें किससे जुड़ी हुई है, इस C1 की जो प्लेट है एक प्लेट जुड़ी है C3 से, दूसरी प्लेट जुड़ी है C5 से, और C5 वाली जो लाइन है वो जुड़ी हुई है C2 के साथ। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना, इसको चित्र बनाते हैं। आपको याद होगा जब आप 10th क्लास में थे तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को किया था जैसे मैं अभी बनाने जा रहा हूं बच्चों, ठीक। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपने किए थे, ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं, याद आ रहा होगा ना। देखो बच्चों ऐसे, अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, यहां से इसको मिटाते हैं और इसको मिटाते हैं। जरा ध्यान से देखना, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, ठीक है, इसको यहां से कंबाइन किया और इसको यहां से कंबाइन किया, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये बिंदु आपका P है और ये बिंदु आपका Q है, मैंने बिंदुओं को भी बना दिया। अब ध्यान से देखो बेटा कि C1 जो है ना वो किसके साथ जुड़ा हुआ, C3 के साथ। तो ये हमने बोला भाई C1 है, ठीक, और उसके बाद ये लाइन यहाँ है, तो देखो ये C3 के साथ तो जुड़ा है लेकिन बीच में एक P लाइन वाली चली गई, तो इसे C1 है और ये C3 है, ठीक। अभी इसको किनारे कर दो, मान लो है ही नहीं C5। फिर उसके बाद जो C2 है ना, सेम C2 के साथ भी वही केस है, लेकिन C2 जो है वो पास में है किसके, C1 के साथ, क्योंकि देखो ये ऐसे जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये C1 है और ये क्या है, C2 है और ये C4 है। अभी आप सोचोगे ये बीच वाली लाइन क्या है, इसको ऐसे जोड़ा और ये मेरा C5 हो गया है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बन के तैयार हुआ इस क्वेश्चन का। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पीछे करना, ध्यान से देखना। जोड़ लिया। अब हमें ध्यान से देखना है कि ये जो C1 है, C2 है, C3 और C4 है, इन सबको जोड़ना। अभी भी ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, अभी भी ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, लेकिन एक हमारे चाचा जी थे, उनका नाम था व्हीट स्टोन। उन्होंने जो ये कॉम्बिनेशन दिया था प्रतिरोधों के लिए, व्हीट स्टोन ब्रिज जिसको हम लोग बोलते हैं। ध्यान से देखना वो ब्रिज क्या कहता है, ध्यान से देखना यार, ठीक है। मान लो ये कोई है, ठीक, मैं अभी क्या बताऊं, मान लो कि ये शिवम सर का घर है, ध्यान से देखना, इससे आसान तो नहीं बताने वाला, ठीक। ये शिवम सर का घर है और ये अंशु का घर है और ये कविता का घर है, और उसके बाद, ठीक है, ध्यान से देखो, ये शिवम सर का घर है, ये अंशु का घर है, ये कविता का घर है। कहाँ पे ये गया, कहाँ पे बेटा, अभी शिवम सर कुछ गलत कर रहे हो क्या, हाँ, ये कविता का घर है, फिर उसके बाद ये सुभी का घर है, ठीक। इतना देखो। अब ये पहाड़पुर से पागल चलता है और उसके बाद बोलता है कि मैं शिवम सर के घर जा रहा हूं। यहां पे आया, कंफ्यूज हो गया कि मैं उधर जाऊं कि इधर जाऊं। निकला था शिवम सर के घर जाने के लिए, भाई आधा इधर टूटा और आधा इधर टूटा, मतलब कंडीशन है कि उधर जाना है, तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। उसके बाद फिर देखो जरा ध्यान से, ये S और A ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है, ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है, मतलब शिवम और अंशु दो लोग बट बेटा श्रेणी क्रम में है, और कविता और सुभी दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक। अब ये शिवम है, ये अंशु है। अब ध्यान से देखना, ये कौन सा पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। ध्यान से देखना बेटा, ये शिवम, अंशु, कविता और सुभी ये दोनों श्रेणी क्रम में है, लेकिन बीच में एक होशियार बंदा और आता है, ठीक है, और मैं क्या नाम दूं उसका, मान लो वो प्रियांशु है, ठीक। प्रियांशु P हो जाएगा, कुछ और नाम ले लो। मान लो कि वो उर्मिला है, ठीक है, U है।
तो समझ में आया, अभी क्लियर। अब ये हो गया, बीच में कौन आ गया, उर्मिला आ गया, अभी आ गई मतलब। इनके आने की वजह से एक समस्या उत्पन्न हुई, और ये समस्या ये थी कि अब ये बीच में आने के बाद, ये जो इधर जाने के बाद शिवम और अंशु दोनों लोग बेटा श्रेणी क्रम में हो रहे थे, अब श्रेणी क्रम में नहीं होंगे, बीच में होशियार चंद आ चुके हैं, मतलब उर्मिला आ चुकी है, बुरा मत मानना बेटा, ठीक। तो इतना समझ में आया। अब ये हुआ कि कविता और सुभी दोनों श्रेणी क्रम में थे, बीच में उर्मिला आ गई, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, श्रेणी क्रम में जुड़ोगे क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई कविता और ये दोनों ही श्रेणी क्रम में थे, बीच में लाइन आई। लेकिन एक चीज शिवम और अंशु ने और कविता और सुभी ने एक प्लानिंग की। उन्होंने कहा कि अगर शिवम और अंशु का रेशियो निकाला जाएगा और मेरा कविता और सुभी का रेशियो निकाला जाएगा, तो ये बात किसने बोली, ये बात बोली उर्मिला ने, कि अगर कविता का और सुभी का रेशियो निकाला जाए, मतलब इधर से चलेंगे, देखो ऐसे ऐसे फिर ऐसे, शिवम और अंशु का रेशियो, कविता और सुभी का रेशियो निकाला जाएगा, अगर ये रेशियो बराबर आ गया तो उर्मिला कहेंगी मैं निपट जाऊंगी, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर यहां से कोई धारा बहेगी तो केवल फिर शिवम में जाएगी और अंशु में जाएगी, कविता में जाएगी और सुभी में जाएगी। उर्मिला कहेंगी अगर आप लोगों का रेशियो बराबर होगा तो ये एक ऐसा ब्रिज बनेगा, और उस ब्रिज में मैं केवल और केवल सिंपल बस पड़ी रहूंगी, कोई मतलब नहीं मेरे से, मेरे ऊपर से कोई जाने वाला नहीं है। ऐसा कहा था व्हीटस्टोन चाचा जी ने। समझ गए? नहीं समझ में आया तो अभी ऐसे समझो, अभी इसको साइंस की भाषा में समझते हैं। साइंस की भाषा में ये कहते हैं कि अगर 4 प्रतिरोध हैं S A K S, तो इन चारों प्रतिरोध में S और A का अनुपात K और S के अनुपात के बराबर है, तो U प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बहेगी। ऐसा कहा था व्हीटस्टोन चाचा जी ने। अभी अगले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। मैंने बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया। अब सेम कंडीशन फॉलो होती है इसके लिए कि अगर इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों बराबर आ गए तो C5 में कोई आवेश संचित नहीं होगा। समझ में आई बात? तो उसको लिखेंगे कि यदि C1 व C2 तथा C1 व C2 का अनुपात C3 व C4 के अनुपात के समान होगा, तब C5 में आवेश संचित नहीं होगा। ठीक है, आवेश संचित नहीं होगा। और ब्रैकेट में लिख लेना व्हीटस्टोन सेतु नियम से। ओके, समझ में आ गया इतना? तो अभी देखते हैं बच्चों, C1/C2 निकाला और C3/C4 निकाला, और सबके मान तो बराबर हैं। इसका मतलब है कि 4/4 बराबर 4/4, इसमें कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। समझ में आ गया इतना? आगे कंटिन्यू करूं? मिटाऊं इसको, स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक, अगर इसमें कोई भी आवेश संचित नहीं होगा, इसका मतलब है C5 अब यहां से हट जाएगा। अब देखो, चाहो तो चित्र बना सकते हो इसके आगे कि C5 हट जाएगा। अब देखो बच्चों, C1 C2 श्रेणी में है, C3 C4 भी श्रेणी में है, तो हम लोग लिखेंगे कि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है तथा C3 व C4 भी श्रेणी क्रम में है। तो जब मैं C1 और C2 को जोड़ूंगा तो कैसे लिखूंगा? 1/C1 प्लस 1/C2, और इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो आएगा 1/C, और नाम दे दिया मैंने बच्चों इनको C डैश। ठीक, जोड़ के देखते हैं तो 1/C डैश बराबर आएगा 1/C1 के वैल्यू कितना है 4, यहां से भी 1/4 आएगा, 2/4 होगा तो 1/2 आएगा आंसर। फिर तो C डैश का डायरेक्ट उत्तर लिख दूं क्या? इतना तो समझदार तुम लोग भी हो। 2 आएगा भाई, 1/4 जोड़ दिया, 2/4, 1 2 1 कम 2 2 2 4 उल्टा किया, ये आंसर आ जाएगा C बराबर इतना। ये कितना आएगा? 2 माइक्रोफैरड। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं 1/C डबल डैश करूं तो 1/C3 प्लस 1/C4 होगा,
और यहां से सी डबल डैश का जो वैल्यू आएगा वो भी कितना आएगा, 2 माइक्रोफेरेड आएगा। क्लियर, समझ में आया? अब बच्चों देखो जरा ध्यान से इस चित्र को फिर से, ये दोनों जुड़ गए हैं और जुड़ने के बाद अब ये दोनों ऐसे हो गए हैं, सी डैश, और ये दोनों जुड़ के सी डबल डैश ऐसे हो गए। अब बताओ ये कौन से क्रम में है? बच्चा बता देगा कि ये समांतर क्रम में है। तो हम लोग लिखेंगे कि सी डैश व सी डबल डैश कौन से क्रम में है मेरे लाल? समांतर क्रम में है। ये दोनों समांतर क्रम में। आप लोग देख रहे होंगे कि सर का अभी कैसा चेहरा दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा अंदर से फीवर है। तो बच्चों ये सीपी निकालेंगे, मतलब तुल्य धारिता निकालेंगे। और भाई अगर मैंने बीच में प्रतिरोध बोल दिया हो तो सो सॉरी, बोला ज़रूर है मैंने एक दो जगह में, लेकिन पता नहीं बोला है कि नहीं। तो ये बच्चों सी डैश और प्लस सी डबल डैश, ठीक। तो ये सी डैश और ये सी डबल डैश दोनों का वैल्यू 2 आया है। आंसर आएगा कितना? 4 माइक्रोफेरेड। ये हमारी धारिता है। भाई माइक्रोफेरेड से इतना, मतलब इतने क्वेश्चन माइक्रोफेरेड करा दिया, तो ये रट मत लेना कि इसका यूनिट माइक्रोफेरेड होता है, सिर्फ फेरेड होता है, ठीक। तो ये हमारा आ गया C बराबर 4 माइक्रोफेरेड। क्लियर, आया समझ में? तो ये मैंने निकाला है। अब कहानी बदल गई है और अब क्वेश्चन को फिर से रीड करो। आप लोगों को स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखा है सो गुड, नहीं दिखा था तो पीछे जाना और लिखा था कुछ आगे। लिखा था कि P और Q सिरे को अगर 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा? प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा, ऐसा बोला गया था बेटा। देखो इनको कैसे जोड़ते हैं। ये हमारा C1, C2, C3 और C4, ठीक। इनको मैंने जोड़ दिया है एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। बैटरी बोला है, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी बोला है। ये 10 वोल्ट की एक बैटरी है और इसके साथ जोड़ दिया है इसको Q सिरे को और P सिरे को, बैटरी के साथ जोड़ा है। अब क्या होगा देखो, ये P है, ये Q है, 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। हम जानते हैं कि ये इसकी धारिता पता है, इसकी धारिता पता है, इन दोनों की हमें धारिता पता है। यहाँ से जितना 10 वोल्ट का वोल्ट यहाँ से चल रहा है, इधर भी जुड़ जाएगा, उधर से भी जुड़ जाएगा। अब देखते हो क्या होता है बच्चों। हाँ नहीं, आवेश पूछा है ना बच्चों, आवेश। हाँ, तो हमें C1 पर आवेश निकालना है। जो C1 पर निकलेगा वही सेम हमारा C2 पर भी निकल आएगा। क्लियर, जो C1 पर निकलेगा वही हमारा C2 पर भी निकल आएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि यही तो बोला था क्वेश्चन में कि प्रत्येक संधारित्र पर कितना कितना आवेश संचित होगा, ठीक। तो हम लोग निकालेंगे कि C1 और C2, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। क्या इनका अलग अलग वैल्यू दिया है क्या? 4 माइक्रोफेरेड, हाँ ठीक है, ये C1 और C2। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ एक लाइन लिखोगे बच्चों, P व Q के बीच 10 वोल्ट का विभवांतर है, 10 वोल्ट का विभवांतर है, ये बच्चों लिखोगे। और उसके बाद लिखोगे कि C1 व C2 की तुल्य धारिता जो है वो कितनी है? C1 और C2 की तुल्य धारिता जो कि C डैश बराबर 2 माइक्रोफेरेड है। अतः इनमें से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, Q बराबर C डैश V, ठीक। मैंने इसको Q दिया है, अगले वाले को मैं, चलो ठीक है इतना हो जाएगा, फिर Q2 नाम नहीं देना पड़ेगा। C डैश का वैल्यू 2 है, या 10 है, 10 आएगा। अब आप सोच रहे होगे सर इस बार माइक्रो नहीं बदला आपने, है? तो कोई बात नहीं, कूलाम आंसर आना था ना, माइक्रो कूलाम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 20 माइक्रो कूलाम। ये हमारा आ गया Q। इसी प्रकार C3 व
C4 पर भी 20 माइक्रोकूलाम का आवेश होगा। चलो समझ में आया, बड़ा क्वेश्चन था ना, उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। चलो अभी जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों अभी अगला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हम कुछ बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना। इस वीडियो के पब्लिक होने के बाद आपको एक 2-3 फोटो जाएगा टेलीग्राम पे। तो अगर आपने अभी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ 2-3 फोटो मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और उसमें हमारे लगभग जो MCQ होंगे वो 26 MCQ हैं। ठीक है, उन MCQs को आप लोगों को एक एक करके करना है। ठीक है, एक एक करके करना है, और उनके आंसर्स भी मैं दे दूंगा, आपको उनको पढ़ना है और अच्छे से करना है। ठीक, ये चैप्टर फाइनली अभी खत्म हो चुका है ना। अगर अब इसके भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, फिर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए ये जो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, जब भी आएगा अभी मतलब कुछ टाइम के बाद, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। ठीक, बहुत जल्दी आपको एक खुशखबरी मिलेगी, और उसमें ये होगा कि भाई कैसे कोर्स को और जल्दी से तेज़ी से कवर करने का मौका कैसे मिलेगा आप लोगों को। मतलब मैं तो कवर करूँगा ही, आप लोग कितनी तेज़ी से कवर करोगे, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट जो आप लोग देख रहे हो कि बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है ना। हूँ मैं घर ही पे, बट मे भी कुछ सरप्राइज़ आप लोगों के लिए होगा, और मैं अभी उसको रिवील नहीं करूँगा। और बस इतना कहूँगा कि अभी ये चैप्टर कंप्लीट है, अगले चैप्टर के लिए आप लोग तैयार रहो, चैप्टर नंबर 3, और जिसका नाम है कि भाई विद्युत धारा। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग कितने चैप्टर कवर कर चुके हैं, 2 चैप्टर पूरे कवर किए हैं, और आप लोग देखोगे कि मैंने एक भी टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं है। ठीक है, मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं जितने आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे। अगर कोई नहीं किया है ना तो समझ लेना कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं था। विद्युत धारा करेंगे, इसके बाद गतिमान, आवेश और चुंबकत्व करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब विद्युत धारा मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के से हटेंगे और पहुँचेंगे लाइट पे, है ना। इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देंगे इस तीसरे चैप्टर के बाद, ताकि दोनों पैरेलल में चलते रहें। ठीक, ये मैंने सोच रखा है, बाकी आप लोग जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।